बहुत यूथ को देखता हूँ कि बहुत प्रोटीन पे फोकस करते हैं, बॉडी बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम शुगर लेते हैं तो हमें हो सकता है डायबिटीज़ हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। डायबिटीज़ ऑफ कोर्स शुगर ज़्यादा खाने से नहीं होती है, बट शुगर ज़्यादा खाना जो है कंट्रीब्यूट करता है। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अगर हम शुगर ले रहे हैं तो दैट्स नॉट रॉन्ग। फैट कुछ इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस जिसे बोलते हैं, खराब ऐसे पदार्थ सिक्रीट होते हैं बॉडी के अंदर जो बॉडी को नुकसान देते हैं। बहुत सारे ऐसे गुरुज हैं जो प्रोपोगेट करते हैं कि 4 आवर्स की स्लीप भी आपकी बॉडी को चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। एक स्वीट स्पॉट आता है बिटवीन 6 to 8 आवर्स का जो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रेस का एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बॉडी पे, उसकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट रहता है। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी प्रकार की एक डेली एक्टिविटी करें जो कि उनके स्ट्रेस लेवल को कम करे। जैसे फ्यू मिनट्स ऑफ, लोग ये सोचते हैं कि डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, लेकिन आप डेटा देखोगी तो किडनी डिजीज़ इज़ मोर कॉमन देन डायबिटीज़। कैंसर हो गया, हार्ट अटैक जैसे भी इशू हो गए, उसके सबके सिम्टम्स हमें पहले ही पता लगने लग जाते हैं, बट विद किडनी ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। किडनी ऑर्गन की खास बात ये है कि जब 50% से ज़्यादा किडनी डैमेज हो जाती हैं दोनों, उसके बाद ही आपको किडनी के ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल दिखाई देते हैं। वेपिंग इज़ बेटर देन सिगरेट स्मोकिंग। Smoking, like vaping, is a sort of addiction which will impact. Today we are very fortunate to have Dr. Prashant Bendre with us. He holds more than 20 years of experience in kidney and kidney related diseases. His expertise is not only in kidney transplant but obesity, lifestyle related disorders and many other health related issues. And sir, as the World Kidney Day is coming, I would like to first discuss the importance of World Kidney Day. Thank you very much for inviting me to your podcast. काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और जब आपने ये कहा कि तो एक बड़ा अच्छा अवसर है लोगों तक ये मैसेज किडनी के हेल्थ के लिए भेजने का। वर्ल्ड किडनी डे हर साल सेलिब्रेट होता है, मार्च के सेकेंड थर्सडे में सेलिब्रेट होता है। इस बार 12 मार्च को सेलिब्रेट हो रहा है। हर साल वर्ल्ड किडनी डे का एक अलग थीम होता है। इस बार वर्ल्ड किडनी डे का जो थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए गुर्दा स्वास्थ्य आवश्यक है, और केयरिंग फॉर पीपल प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। केयरिंग फॉर पीपल मतलब सब लोगों का भी ध्यान रखना है और साथ में हमें अपने वातावरण का भी ध्यान रखना है। सो यू सी द एनवायरनमेंट इज़ सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, and the most important inherited resource we have from previous generations is the environment. Unfortunately, we are enriching our lives, but we are destroying our environment. So it is very important to protect the environment. At the same time, we have to improve the health of the people also, and protecting the environment goes hand in hand with improving the health. It is like if you earn a lot of money, your family also enjoys the benefit. So similarly, if we protect the environment, enrich the environment, it reflects on our health also. Okay. So you are based in Meerut and you have been successfully running this clinic for the last how many years? Now it's been almost 20 plus years. I've been practicing in this city as a kidney specialist, diabetes, hypertension, obesity and other diseases. Okay. So as we get into diabetes, hypertension, obesity, सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी, आजकल लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हर किसी को पता है हमें लो कार्ब डाइट लेनी है, हाई प्रोटीन लेना है, बट फिर भी हम देखते हैं कि डिसऑर्डर्स स्पेशली यंगर जनरेशन में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट? यस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इंफॉर्मेशन बढ़ने से, इंटरनेट और सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन बढ़ने से बहुत फ़ायदा भी है। हाँ जी सर। और बहुत नुकसान भी है। हाँ जी। फ़ायदा इन द सेंस है कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ को इम्प्रूव भी कर सकती है, और टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए भी यूज़ हो सकती है। बिल्कुल। है ना? तो उससे डिस्ट्रक्शन भी बहुत हो सकता है। बिल्कुल। तो जब कंस्ट्रक्टिव वे से आप सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं, हाँ जी, तो वो आपकी लाइफ में आगे आपको बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल, इम्प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं, तो वो नुकसान करते हैं। सिमिलरली सोशल मीडिया में जो कंटेंट है, बहुत कुछ कंटेंट अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ कंटेंट ऐसा भी है जो वेरीफाइबल नहीं है, जिसमें कि जो लोग अपने आप को एक्सपर्ट्स बताते हैं, हाँ जी, वो लोग एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। नहीं होते। नंबर 1। नंबर 2, उसमें जो कंटेंट होता है, आप किसी भी
समस्या को या किसी भी सिचुएशन को या किसी भी ट्रुथ को अगर चारों तरफ से देखते हैं तभी आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। आप केवल हेल्थ को एक एंगल से देखेंगे तो आप हेल्थ को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए WHO जो हेल्थ को बोलती है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। करेक्ट। तो केवल एक वो फिजिकल वेलबींग नहीं है, हाँ जी। एक मेंटल वेलबींग भी है, एक सोशल वेलबींग भी है। करेक्ट। तो उसमें आप जो इंटरनेट में देखेंगे नॉर्मली यूथ जो है दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी, है ना? Yes. बिकॉज आजकल क्या हो गया कि लाइफ जो रियल है वो कम है, वर्चुअल ज़्यादा है। रियल लाइफ ज़्यादा है, रियल लाइफ कम है। So most of the youth are actually having a very, I should say, presence on social media, which they value and which they cherish. Yes. And for them, appearance is important. Other things they might keep secondary. Yes. और जहाँ तक physical appearance की बात है, उसमें they are more concentrated on how their body looks, जिसमें कि muscle mass है and weight है, body structure है, is very important. सो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और उस एंगल से अगर वो लोग देखते हैं तो दे आर फोकसिंग मोर ऑन सम पार्ट्स ऑफ द डाइट विच इज़ मेनली प्रोटीन बेस्ड। तो अगर डाइट इज़ होलसम, डाइट में हर चीज़ का अपना अलग इम्पोर्टेंस है, कार्बोहाइड्रेट का इम्पोर्टेंस है, फैट का इम्पोर्टेंस है, प्रोटीन का इम्पोर्टेंस है। तो इनफैक्ट इन सब चीज़ों को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ये लगेगा कि अगर आपको नॉलेज होगी कि भाई सभी चीज़ों की अपनी इम्पोर्टेंस है। आप केवल प्रोटीन पे अगर फोकस कर रहे हैं, जैसे कि मैं बहुत यूथ को देखता हूँ कि बहुत प्रोटीन पे फोकस करते हैं, बॉडी बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, बट एट द सेम टाइम द मेंटल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द सोशल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ डज नॉट रन ऑन वन लेग, इट रिक्वायर्स सो मेनी एस्पेक्ट्स टू डेवलप अ होलसम लाइफ. And for the society, for our country also. If the youth are good in almost all aspects of their life, then it will benefit the nation. तो जो आपने कहा कि वर्चुअल सोशल मीडिया में इतनी अवेयरनेस है, तो वही प्रॉब्लम है कि जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं तो हमें टीचर पूरा सब्जेक्ट पढ़ाता है तो तब हमें सब्जेक्ट समझ में आता है, लेकिन सोशल मीडिया में क्या है, वो एक चैप्टर पे अटक के रह जाती है कहानी, एक पैराग्राफ पे कहानी अटक के रह जाती है, क्योंकि आपको ज़बरदस्ती कोई पढ़ाता नहीं, आप अपनी इच्छा से देखते हो। So your life is only running in one aspect. So that imbalance or unbalanced, I would say, way of life becomes dangerous for the person. Next, हम बात करना चाहते हैं डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ एंड मेटाबॉलिक हेल्थ। तो डायबिटीज़ का जो मेन कंसर्न एज हम रील्स पे देखते हैं और वर्चुअली जो हमने समझा है दैट शुगर कंजम्पशन, अगर हम शुगर लेते हैं तो हमें हो सकता है डायबिटीज़ हो जाए, बट ऐसा नहीं होता क्लिनिकली स्पीकिंग। उसके पीछे हमारी बॉडी में बहुत टाइम से कुछ ना कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। सो उसके बारे में आप बताइए। करेक्ट। देखो, ऐसा है कि डायबिटीज़ जो है एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की बीमारी है। हाँ जी। आप अगर ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज़ को देखें जो बड़ा क्लोजली लिंक्ड है, तो 1950s या 70s से पहले डायबिटीज़ इतनी कॉमन नहीं थी। अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया है एंड डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई है। तो डायबिटीज़ ऑफ कोर्स शुगर ज़्यादा खाने से नहीं होती है, बट शुगर ज़्यादा खाना जो है कंट्रीब्यूट करता है ओवरवेट के लिए। तो ओवरवेट जब ज़्यादा हो जाता है आदमी तो उसके अंदर बॉडी में ऐसी चेंजेस आती हैं जो कि उसके बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंट बना देती हैं। इंसुलिन हार्मोन होता है जो बॉडी के पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, और इंसुलिन नॉर्मली क्या करता है कि बॉडी के अंदर जो शुगर होती है उसको कंट्रोल करता है। तो आप जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हो, रेजिस्टेंट का मतलब बॉडी आपकी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। ये ज़्यादातर तब होता है जब आपका बॉडी वेट बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में जब बॉडी वेट बढ़ जाता है और इंसुलिन काम नहीं करती है बॉडी में, तो शुगर हाई होने लगता है बॉडी में, तो वो डायबिटीज़ में डेवलप हो जाती है। ऑफ कोर्स ओवरवेट केवल एक ही पार्ट है डायबिटीज़ डेवलपमेंट में, बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें जेनेटिक्स भी है। तो फैमिलीज़ में भी डायबिटीज़ चलती है। तो डायबिटीज़ एक प्रकार की आनुवंशिक रोग, जिसे हिंदी में बोलते हैं इनहेरिटेड डिजीज़ भी है। एक सिंगल जीन अभी तक ऐसी नहीं मिली है जिससे हम कह सकते हैं कि इस जीन की वजह से डायबिटीज़ होती है, बट बहुत सारी जीन्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं डायबिटीज़ के डेवलपमेंट में। एग्जैक्टली अभी इसके बारे में नहीं पता कि कौन सी जीन्स हैं, बट इसमें इनहेरिटेड भी है, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट भी है, लाइफस्टाइल इफ़ेक्ट भी है,
और बॉडी के अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं और बहुत सारा अभी जो रिसर्च हमारी ये बताती है कि कई सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं डायबिटीज़ के डेवलपमेंट में, जिसमें ब्रेन भी है, इंटेस्टाइन भी है, लिवर भी है, किडनी भी है, हार्ट भी है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो मिलके जब ख़राब होते हैं और उनके अंदर पर्टिकुलर चेंजेस आते हैं, तब हमारे बॉडी के अंदर एक डायबिटीज़ डेवलप होना चालू होती है। ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल में अगर आप पूछें मेरे से कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ को प्रमोट करती हैं या डायबिटीज़ के हाँ जी। डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं, तो उसमें एक्सेस कैलोरीज है, आइदर Okay. इन द फॉर्म ऑफ प्योर शुगर और इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, कंबाइंड विद फिजिकल इनएक्टिविटी। Okay. और आरामदायक जीवन अगर आप जीते हैं जिसमें कि आप डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं और खाते ज़्यादा हैं, तो ये प्रमोट करता है डायबिटीज़ को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो एथलीट्स होते हैं, हाँ आप जी। उनको देखोगे कि नॉर्मली कैलोरीज का जो अमाउंट है, एक आदमी नॉर्मली 1,500, 2,000, 2,500 तक कैलोरीज जी। कंज्यूम करता है, लेकिन एथलीट्स 8,000 कैलोरी तक कंज्यूम करते हैं, स्पेशली जब वो compete कर रहे होते हैं, उन्हें डायबिटीज़ नहीं होती। तो इट इज़ बेसिकली एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर के मिसमैच। तो जब वो मिसमैच होता है तो एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाती है। जब एक्सेस एनर्जी स्टोर हो जाती है, वेट बढ़ता है। जब वेट बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो डायबिटीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है, तो मतलब शुगर लेना गलत नहीं है अगर हम फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अगर हम शुगर ले रहे हैं तो दैट्स नॉट रॉन्ग। वही जो हमने अभी डिस्कस करा था, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि बैलेंस में तो हर चीज़ अच्छी है, और शुगर भी जो खाद्य पदार्थ है, फूड जो है, अगर आप देखोगे तो जो नेचर में शुगर है, फ्रूट्स में है, हाँ जी। या नेचुरल फूड्स में जो शुगर होता है, वो इतना ख़राब नहीं है। जो प्योर शुगर है, रिफाइंड शुगर है, जिसको हम वाइट शुगर बोलते हैं, हाँ जी। इम्प्योर शुगर जैसे गुड़ हो गया और शक्कर जिसे बोलते हैं खांड हो लोकल गई। में, हाँ, यस, दे आर, I would say, harmful but not as much as the pure refined sugar. Of Okay. course, they should also be avoided. मैं नहीं कह रहा Okay. गुड़ खाना अच्छा है, हाँ। ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। बट अगर हेड टू हेड आप कंपैरिजन करेंगे तो प्योर वाइट शुगर जो होती है, प्योरीफाइड, इट्स नॉट गुड एज कम्पेयर टू गुड़। ऑफ कोर्स गुड़ खाना भी ज़्यादा बहुत अच्छी बात नहीं है। तो शुगर एज अ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट या खाने के जो हमारे खाने का पार्ट है, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल में ही आया है। अगर आप पहले देखेंगे तो इस प्रकार की शुगर्स कभी हमारे उसमें रही नहीं है सिविलाइजेशंस में। तो इस प्रकार से अगर आप शुगर कंट्रोल्ड वे में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। एक्सेस अगर आप लेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हार्मफुल है। तो डेफिनेटली हार्मफुल है। ओके। एंड सर अगर हम मोटापे के बारे में बात करें तो इट इज़ अ फैक्टर जिससे हमें पता लगता है कि एक इंसान की हेल्थ कैसी है। सो मोटापे में एंड जैसे आपने पहले सेगमेंट में भी बोला था कि स्पेशली यंगर जनरेशन्स को दे हैव एन ऑब्सेशन टूवर्ड्स हाउ दे लुक, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। तो मोटापा एंड देयर इज़ अ फैट विच इज़ गुड फैट इन द बॉडी, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए ऑडियंस के लिए। देखिए, ओबेसिटी एक अगेन मॉडर्न लाइफस्टाइल की बीमारी है। अगर आप नंबर ऑफ पीपल विद ओबेसिटी देखेंगे तो बहुत ह्यूज है। कुछ कंट्रीज़ में, लाइक जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, यूरोप है और अमेरिका है, हाँ जी। उसमें ओबेसिटी का परसेंटेज बहुत हाई है। आई थिंक इट मे बी क्रॉसिंग इवन हाफ द पॉपुलेशन। एंड इंडिया में पहले मैल न्यूट्रिशन यानी कि जिसे कहते हैं कि कुपोषण, कुपोषण खाने की कमी की वजह से जो था वो ज़्यादा कॉमन था, लेकिन अब क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, हाँ हमारे जी। कंट्री में फूड सिक्योरिटी अच्छी हो गई है, और मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से खाना बहुत इजीली अवेलेबल है, उतनी एनर्जी एक्सपेंडिचर है नहीं, तो इंडिया में भी ओबेसिटी एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो जब आपके बॉडी के अंदर एक्सेस कैलोरी स्टोर होती हैं, एनर्जी ज़्यादा स्टोर होता है, तो एनर्जी जो स्टोर होती है वो फैट के रूप में स्टोर होती है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है आपके बॉडी में जो स्टोर हो सकती है। इवन वाटर आपको बार बार लेना पड़ता है, हाँ लेकिन जी। एनर्जी ऐसी चीज़ है कि कई दिनों तक आप अगर नहीं खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। तो फैट जो है बर्न होता है, और फैट आपको कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी तो स्टोर होता ही होता है। ये एक एवोल्यूशनरी कंसेप्ट है। जब हम लोग हंटर गैदरर्स थे, मतलब हम लोग हंटिंग करते थे, और एक प्री हिस्टोरिक टाइम हाँ में हम जी। लोग थे, तो नेचर ने हमारे बॉडी की मशीन को ऐसा बनाया है कि हमें जब भी खाना मिलता था, जितना मिलता था हम खा लेते थे, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि हमें आगे खाना मिलेगा या नहीं कि नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो वो खाने को नेचर ने ऐसा करा कि वो स्टोर कर लिया। आपको एक बार में जितना खाना मिला, ऑफ कोर्स आपको उस वक्त थोड़े बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, वो यूज़ हो गई, और बाकी बचा हुआ आपके स्टोर हो गया।
तो आपको जब भी खाना मिलता है वो कुछ पार्ट उसका आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, लेकिन आप दिन भर खाते ही रहोगे और कैलोरीज ही खाते रहोगे तो स्टोर ही होता रहेगा, यूज़ नहीं होगा। तो जब बॉडी फैट आपके बॉडी में बढ़ने लगता है तो बॉडी फैट क्या करता है कि आपके अंदर बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और फैट क्या होता है, फैट कुछ इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस जिसे बोलते हैं कि कुछ खराब ऐसे पदार्थ सिक्रीट होते हैं बॉडी के अंदर जो बॉडी को नुकसान देते हैं, खराब करते हैं, उससे कई सारी डिजीजेज डेवलप होती हैं। बॉडी फैट भी दो तरह का होता है, एक सबक्यूटेनियस फैट होता है, एक विसरल फैट होता है। सबक्यूटेनियस फैट होता है जो खाल के नीचे होता है, जैसे कि आपके स्किन के नीचे कोई फैट है ना। हाँ जी। और एक विसरल फैट होता है, विसरल फैट होता है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है, जैसे कि आपके इंटेस्टाइन के चारों तरफ हो गया, या आपके हार्ट के चारों तरफ हो गया, या पैनक्रियास के चारों तरफ हो गया। जो लोग ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं, जैसे सर्जन्स होते हैं या उनके असिस्टेंट होते हैं, वो जानते हैं कि जब ऑपरेशन होता है, पेट खोला जाता है तो फैट बहुत सारा मिलता है। इनफैक्ट जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड वगैरह खाते हैं या देखा होगा, दे ऑल्सो हैव एन आइडिया कि फैट समटाइम्स जो है चारों तरफ ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है, तो इसको विसरल फैट बोलते हैं। ये बहुत ख़राब होता है, ये बहुत टॉक्सिक होता है। ये जो विसरल फैट होता है ये बॉडी के अंदर बहुत हैवक क्रिएट करता है। वी इंडियंस जो हैं, हमारी खासियत ये है कि हमारा जो सारा एक्सेस एनर्जी है वो अभी तक इसका एग्जैक्टली पता नहीं, बट बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक डिफरेंसेस, सम मेटाबॉलिक डिफरेंसेस, सारा जो एनर्जी हमारे बॉडी का है वो सबक्यूटेनियस फैट में कम जाता है, विसरल फैट में थोड़ा ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्नर्स। तो सेम बॉडी वेट अगर आपको एक वेस्टर्नर में और एक इंडियन में मिलेगा और दोनों मोटे होंगे, तो जो इंडियन पर्सन है जो मोटा होगा उसका फैट ज़्यादा खराब तरीके का होगा, उसमें विसरल फैट ज़्यादा होगी। विसरल फैट ज़्यादा होने की वजह से डायबिटीज़ भी होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, चिकनाई ब्लड के अंदर जो जैसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल है वो जम जाएगा, हार्ट की वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है, ब्रेन की वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है, ओवरऑल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो इन दैट सेंस फैट जो है, एक्सेस फैट नुकसानदायक है। ऑफ कोर्स अगर आप एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगेन द मशीन, ह्यूमन मशीन वाज मेड टू स्टोर एनर्जी एंड दिस फैट वाज सपोज्ड टू मेक अस सर्वाइव इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। जब खाना नहीं मिला, सूखा पड़ गया या भूखमरी हो गई, तो ये फैट आपको बचाता है। तो नेचर ने ऐसा बनाया ह्यूमन बॉडी को कि कभी भूखमरी हो गई, खाना नहीं मिला, तो आप सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन ये पॉसिबल आज की डेट में नहीं है, ऐसा कभी सिचुएशन आने नहीं वाली कि भूखमरी होगी। तो सब लोगों को प्रॉब्लम एक्सेस फैट की हो चुकी है। एंड सर, इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या रोल रहता है? इज इट गुड? इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ सॉर्ट ऑफ डाइट, आई वुड से। जैसे बहुत सारी डाइट्स होती हैं, ऐसे लो कार्ब डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है, लो शुगर डाइट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ऑल्सो, आई वुड से, अ टाइप ऑफ डाइट इन विच आप 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे खाना नहीं खाते हो। हाँ जी। इंडियंस इंटरमिटेंट फास्टिंग एजेस से कर रहे हैं। हमारे यहाँ व्रत रखने की बहुत पुरानी प्रथा है। ऑफ कोर्स अब क्योंकि इतना फूड अवेलेबल है तो व्रत में भी लोग उसको थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, उसमें बनस्पत कम खाने के। बट अगर आप देखोगे तो हमारे जितने एंशियंट टेक्स्ट्स हैं, योगिक टेक्स्ट्स हैं, आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स हैं, उसमें फास्टिंग पे काफ़ी महत्व दिया गया है। एंड फॉर काफ़ी लंबे पीरियड्स के लिए खाने का इंटेक नहीं होता है और बड़े अच्छे स्वास्थ्य उन लोगों का रहता था जो लोग इसे फॉलो करते थे। वही एक तरह का फैड अब आ रहा है। कुछ स्टडीज़ हैं, पहले बड़ी अच्छी आई थी इसके बारे में स्टडीज़, अभी कुछ स्टडीज़ आ रही हैं कि नेगेटिवली उससे कुछ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्पैक्ट होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, लेकिन अभी बहुत क्लियर कट कुछ इसका वो एविडेंस नहीं है। ऑफ कोर्स कम आप लेसर जितना खाएंगे आज की डेट में और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाएंगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प। दिस इज़ व्हाट आई फील। व्हाट द लिटरेचर सेज इज़ कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपका एनर्जी लेवल अच्छा होता है, आपको नींद अच्छी आने लगती है, आपका एनर्जी मोबिलाइज होती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ गुड, बट आई वुड से कि आप उसको देखिए वो कितना सूटेबल है आपके लिए और कितना आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और आप बीमार पड़ गए। तो उसको गाइडेंस में करें, किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में करें, या आप थोड़ा सा मॉडरेशन फूड में भी कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने कभी मील स्किप कर दी, एक बार लंच नहीं खाया, एक बार डिनर नहीं खाया, एक बार ब्रेकफास्ट नहीं खाया, या कोई भी मील स्किप कर कोई भी मील स्किप कर सकते हैं, कोई भी मील स्किप कर सकते हैं। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू डू यू लॉट ऑफ गुड। ये बहुत कॉमन है कि भाई आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, जूस पीऊंगा केवल, या आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, केवल सैलेड खाऊंगा। कई बार वाटर फास्टिंग पे भी रहते हैं कि पानी लेंगे सिर्फ। तो मेरे से अगर पूछा जाए तो बीइंग ऑन
negative calorie balance is definitely beneficial in the present day rather than being on positive calorie balance. सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मतलब मेरा जो सवाल था वो स्लीप से रिलेटेड है कि हम बहुत बार स्लीप को इग्नोर कर देते हैं, हम सोते नहीं हैं और हम ग्लोरीफाई भी करते हैं, आज तो मैं सिर्फ 4 घंटे सोया, 3 घंटे सोया। तो क्या स्लीप वाकई में इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुरुज हैं जो प्रोपोगेट करते हैं कि 4 आवर्स की स्लीप भी आपकी बॉडी को चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। तो स्लीप के बारे में बताइए कि कितना सोना चाहिए। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इसके बारे में बोला जाता है कि इसको स्लीप हाइजीन बोलते हैं। हाँ जी, है ना, sleep स्लीप hygiene। हाइजीन, या इसको बोलते हैं कि स्लीप रिलेटेड हेल्थ या हेल्थ इफेक्टेड बाय स्लीप इसे बोलते हैं। तो स्लीप हाइजीन जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप ये देखोगे कि आप कुछ भी करो, ऐसा कोई प्राणी नहीं है इस पृथ्वी पे जो सोता नहीं है ना। तो नेचर ने ऐसा बना रखा है और मनुष्य तो ऐसा बना ही रखा है कि जो आप 4 दिन खाना नहीं खाओ, लेकिन आप 4 दिन अगर नहीं सोओगे तो मेरे ख्याल से शायद आपकी मेंटल स्टेट ऐसी हो जाएगी कि आपको लगेगा मैं पागल हो गया हूँ। तो स्लीप एक ऐसा फोर्स्ड रेस्ट है जो नेचर ने आपके लिए बनाया है, जिसमें कि आपके सारे बॉडी सिस्टम्स शट डाउन हो जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी रीजुवनेट होती है, रीप्रोसेस होती है ना। और जैसे कंप्यूटर में आप डिलीट का बटन क्लिक करते हो, फाइल्स और फोल्डर्स को डालते हो, तो वो पूरा एक डिलीटिंग का प्रोसेस है जो बॉडी नेचुरली करती है कि आप खुद भी नहीं कर सकते उसको। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं वो ये शो करती हैं कि एडिक्वेट स्लीप ना होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां आपको डेवलप हो सकती हैं। Okay. और जहाँ तक घंटों की बात है तो जो स्टडीज़ शो करती हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, कि कितने जो घंटे सोना यस चाहिए। मोर देन आई वुड से मोर देन 6 to 6.5 hours स्लीप इज़ पैरामाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वीट स्पॉट जिसे बोलते हैं, स्टडीज़ ये शो करती हैं 7 hours to 8 hours है। और उसके बाद ये भी शो करती हैं जो ज़्यादा सोते हैं 8 घंटे से या 9 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, उनकी भी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, उनको भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो एक स्वीट स्पॉट आता है बिटवीन 6 to 8 hours का जो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्लीप क्वालिटी। एक तो स्लीप ड्यूरेशन हो गई, एक स्लीप क्वालिटी हो गई। स्लीप क्वालिटी आप मेरे से पर्सनली पूछें, मैं 5-6 घंटे की अच्छी नींद अगर मेरे को हो जाए मैं बहुत फ्रेश फील करता हूँ। 7 घंटे की नींद में मैं थोड़ा डल फील करता हूँ। सर एक्चुअली ये होता है, ये मेरे साथ। if I sleep more than 6 to 7 hours, then the entire day I'm very tired. I feel that my body is tired. करेक्ट। सो एक स्वीट स्पॉट है, उसको हर आदमी को अपने लिए डिस्कवर करना चाहिए। कहीं भी कुछ भी ऐसा एम करना कि मैं आज 4 ही घंटे सोऊंगा, मैं आज 6 ही घंटे सोऊंगा, है ना। जितना कई बार आप ज़्यादा काम करते हो, थके होते हो, तो आपको थोड़ी ज़्यादा नींद की ज़रूरत है। कई बार आप कम थके होते हो, आपको कम नींद की ज़रूरत है। कई बार आप गहरी नींद लेते हो तो आपके कम में काम हो जाता है। तो ये स्वीट स्पॉट सभी को फाइंड करना है। स्टडीज़ ये शो करती हैं 6 घंटे से ज़्यादा की नींद ज़रूरी है। कम नींद में आप अपने आप को काम करेंगे, पुश करेंगे तो स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में, हाइपरटेंशन एक्यूमुलेट हो जाएगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ खराब हो जाएगी, किडनी हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है स्लीप से। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो स्लीप इज़ लाइक आइसिंग ऑन द केक ऑफ द लाइफ। तो उसको एंजॉय करना चाहिए सभी को। एंड सोते वक्त सब कोई भी टेंशन और प्रेशर लेके नहीं सोना चाहिए माइंड में। और बहुत सारी आजकल तो एड्स आ गई हैं स्लीप में हेल्प करने के लिए, ऐप्स आ गई हैं जिसमें कि आप लगा सकते हैं, म्यूज़िक लगा के आप सो सकते हो, कुछ भी करके आप सो सकते हैं। ऑफ कोर्स क्या नहीं करना चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए सोने से पहले, स्क्रॉलिंग करते हैं लोग, राइट। सर बट अब वी आर सो हैबिचुअल कि हमें स्क्रॉलिंग करते करते नींद आती है। लाइक इफ वी डोंट स्क्रॉल देन वी आर नॉट एबल टू स्लीप। अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करते करते आ जाती है, एंड दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन हाउस होल्ड्स दीज डेज कि अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो अब नींद आ जाएगी। यस, बट व्हाट आई फील इज एंड व्हाट वी एक्सपर्ट से इज दैट एक तो फ़ोन की कुछ ऐसी वो होती हैं लाइट की जो वो होती है आपकी ब्रेन के ऊपर होती है, जो आपकी पिट्यूटरी और सब ऐसे ग्लैंड्स होते हैं ब्रेन के जो आपको नींद लाने में हेल्प करते हैं, वो थोड़ा स्टिमुलेट हो जाते हैं उसकी लाइट से। ओके। तो मोबाइल की जो लाइट होती है, हाँ जी, ऑफ कोर्स दैट कैन एक्टिवेट योर ब्रेन। आपका ब्रेन रेस्ट में जाना चाह रहा है, आपने उसे एक्टिवेट कर दिया। दूसरा चीज़ है कि आप कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हो जो आपको एक्साइट कर रहा है, तो नेचुरल है कि आपको नींद कम आएगी। आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देख रहे हो, या ज़्यादा हंस रहे हो, या ज़्यादा रो रहे हो, या एनर्जेटिक फील कर रहे हो, डांसेस वगैरह देख रहे हो, तो दैट विल क्रिएट अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच गोइंग टू स्लीप इमीडिएटली इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड कि आप सारे डिवाइसेस एटलीस्ट बंद करके
एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करके, लाइट को शट ऑफ करके, बिकॉज वेन एवर लाइट कम्स इट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन. तो एंड एक बॉडी के अंदर नेचुरल क्लॉक होती है, सर्केडियन रिदम बोलते हैं. मेलेटोनिन एक हार्मोन होता है जो सिक्रीट होता है बॉडी में, जो आपकी सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है. हाँ जी. तो नॉर्मली ह्यूमन बींग्स की जो सर्केडियन रिदम है, इतनी सारी स्टडीज़ हैं आप देखेंगे उसमें, और इतने सारे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे आप देखेंगे कि जब सुबह आप जल्दी उठते हैं और सूरज की रोशनी को पहले को देखते हैं, तो वो आपके ब्रेन को एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में इम्पैक्ट करती है. हार्मोन्स का जो एक दिन भर का बैलेंस है उसे मेंटेन करती है. तो इफ़ वी अलाइन आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द नेचर, वी ट्राई टू स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली, then definitely that is going to be good for your health and productive for you. I am not saying everybody should follow it. अगर रात में कोई डिफेंस एक्सपर्ट है जिसको रेडार मैप करना है, वो भी बंद करके सो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी. बिल्कुल. लेकिन ऑफ कोर्स यू कैन वर्क योर वे अराउंड दैट, एंड अलाइनिंग योरसेल्फ विद द नेचर, दैट इज द बेस्ट. दैट इज द बेस्ट. सर, बीच में जब आप स्लीप के बारे में बात कर रहे थे, देन यू ऑल्सो मेंशन स्ट्रेस. सो आई वांट टू कम बैक टू स्ट्रेस.